बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। राना दिल की गर्म मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो मिसाक कहें या मजाक कहें, मफाद परस्तों का टोला कहें या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद कहें, ख़ानदानी बादशाहत कहें या जमहूरियत कहें, आइन शिकन कहें या आइन परस्त कहें, अपनी चोरी बचाने की कोशिश कहें या अवाम का दर्द कहें, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हर किसी के बयानिए ने अवाम को तकसीम करके रख दिया है। हर किसी का अपना सच है, अपना झूठ है। इल्ज़ाम तराशी की ऐसी सियासत है कि एक बार फिर से हकीकी आइनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए पीडीएम की जमातों के दरमियान एक नया मिसाक बनाने पर इत्तफाक हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस पर बात की थी क्योंकि इतवार के रोज़ बैठक लगी थी पीडीएम के इस्लामाबाद में, उस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी। लेकिन कल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से तमाम तर सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। तो मरियम नवाज़ की जानिब से जिस तरह के बयान दिए गए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब से जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके बाद वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन जो सूबाई वजीर हैं उनकी जानिब से भी जिस तरह के बयान सामने आए, फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अब खुदा जानता है कि उन्होंने तरदीद की या तायीद की, लेकिन जिस तरह की उन्होंने ये तो कह दिया कि अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उस बयान के पीछे जो आइडियोलॉजी थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लेकिन एक और फैक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि बहुत अरसे से कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अमरीकी इंतखाबात का हवाला बहुत दिया जा रहा है अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि धांधली नहीं हुई, इसका सबूत यही है कि अगर वो इक्तदार में आ जाते हैं। तो बात गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं तो यही बात हो रही है कि अगर तो धांधली नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, अदरवाइज पीटीआई आती है तो फिर समझें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए बल्कि धांधली ही हुई है। इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात ये करेंगे कि हमारी सियासत में जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो किस तरफ जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से जिस तरह की ज़बान और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जिस तरह की ज़बान और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या पाकिस्तान सियासत में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने का मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर बात होगी। उसके बाद साथ ही साथ हम थोड़े से ग्राउंड रियलिटीज़ की भी बात करेंगे क्योंकि बात वहीं पर है कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा। तो जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक सिनेरियो क्या होगा, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दबाव क्या है, क्या अपोजिशन जमाते हैं, पीडीएम का इत्तेहाद है, ये मिसाक है, या अवाम है जो अवाम के ऊपर महंगाई का बम फोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ जो कोरोना की एक दूसरी लहर आ चुकी है, क्या वो सबसे बड़ा दबाव है। और इसी के साथ दीगर कुछ इंटरनेशनल सिनेरियोज उनको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कामरान चौधरी, बहुत सारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कवर करते हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो इनसे थोड़ी अंदर की कहानी भी जानेंगे कि अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है, ये जो मिसाक की बात हो रही है इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, और साथ ही साथ कुछ इनके अपनी राय भी लेंगे कि ये क्या समझते हैं कि सिनेरियो किस तरफ जा रहा है पाकिस्तानी सियासत का। कामरान, बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में आने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी ही राय जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है वो इस वक्त है क्या अंदरूनी तौर पर? देखें, एक तो सियासी गर्मा गर्मी जो है वो जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसके बाद हमारी सियासत जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो है वो ख़ास तौर पर नज़र आती है। और अब ख़ास करके जो इसमें एक तब्दीली आई है वो ये आई है कि जो एक ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सियासत में, और किसी भी तरह की अखलाकियात जो हैं उसको जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। आप देख रहे होंगे, आपने नाम भी लिया वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का, फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अवान जो कि खुद एक खातून हैं, उनकी जानिब से तायीद की गई या तरदीद की गई। बड़े अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, लेकिन सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो चुकी हुई है। 2002 से पहले जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें हुआ करती थीं, तब ये जो 90s का एरा था उसमें जो है वो ये बात जो है वो तस्लीम की जाती थी कि इस तरह की सियासत जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ जो हैं, ये दोनों जमातें एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करती थी और बड़ा कुछ जो है वो सियासी जमातें एक दूसरे के लिए कहती भी थीं। लेकिन अब जो है वो उसके बाद 2007 में एक मिसाक जमहूरियत तय पाया था मियां नवाज शरीफ के और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान। तो उसके बाद कहा जा रहा था कि सियासत जो है उसका रुख तब्दील हो चुका है, दोनों जमातों ने जो है वो माजी से सीख लिया है और अब जो है वो मुस्तकबिल जो है वो सियासत का बड़ा महफूज हो गया है, कम अज़ कम अखलाकियात की हद तक। और जाके ग्राउंड में आवाम में जब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कैंपेन या किसी भी तरह की सियासी मुहिम चलाते हैं तो उसमें जो है वो बड़ा अखलाकियात को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर उठाया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बाकायदा जो है वो मुहिम शुरू की, सियासी मुहिम शुरू की। मेरे कप्तान जो हैं उनमें उनका बड़ा अहम किरदार है इसमें, और इमरान खान जो अब वज़ीर आज़म भी हैं हमारे, अभी भी जो है वो आप देखें कि
जो निजी महफिल होती हैं वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो इस बात की तायीद कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक सियासी हलचल मुल्क में पैदा की और जो एक सियासी रुख जो था वो तब्दील किया, तो उसमें कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की 2014 से लेकर 2018 तक और अब भी जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐवानों में आप देख लें ये तो जलसे हैं जहाँ पे जो है वो आवाम आगे होती है और ये अपना आगे अगला मंशूर जो है वो पेश कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं या हुकूमतों पे तनकीद कर रहे होते हैं। ऐवानों का हाल जो है वो कोई इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ऐवान में भी यही सूरत हाल होती है कि यही अरकान होते हैं, यही वज़रा होते हैं, यही अपोजिशन के अरकान होते हैं, ये एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो किसी भी ऐवान को जो है वो जेब नहीं देती। सबसे बड़ा इदारा होता है आपके मुल्क का जहाँ पे जो है वो जमहूरी लोग जो हैं वो मुंतखब होकर तो आते हैं। लेकिन अब जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हैं और इलेक्शन में जो सियासी गर्मा गर्मी है, पारा हाई है, तो वहाँ पे लामहला जो है वो एक टेम्परेचर जो है वो सियासी वो हाई होना था। लेकिन इस तरह की ज़ुबान का जो है वो कोई भी नहीं सोच रहा था कि वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो दिन में 2-2 या 3-3 तकारीर करेंगे और वो तकारीर जो है वो बाकायदा तौर पर दिखाई भी जाएंगी और उसमें जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली इस तरह की ज़ुबान जो है वो। यहाँ पर कामरान बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन पहले तो मैं इस पर आऊँगा कि हमारी पाकिस्तानी सियासत में चाहे आम इंतखाबात हों चाहे गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे आम मसला तो वहाँ की आईनी हैसियत का है। अब हर जमात यही बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हम आपको आईनी हुकूक दिलवाएंगे, साथ में नून लीग भी ये कहती है कि हम आपको आईनी हैसियत दिलवाएंगे। अब खान साहब गए तो वो भी ये वादा करके आए। वहाँ के लोगों को ये बड़ी उम्मीद है पीटीआई से कि ये हमें आईनी हैसियत मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह की सियासत की जा रही है वहाँ के लोगों के साथ भी वही रिवायती सियासत चल रही है। जैसे आम इंतखाब में जो रिवायती सियासत होती है वही चल रही है, उसी तरह की तकारीर हो रही हैं, अपने ज़ाती मफादात की बातें की जा रही हैं। क्या हमारी पाकिस्तानी सियासत में चल चलाओ का मौसम बस इसी तरह से चल रहा है फिर से आगे? देखिए, हमारी एक तारीख है और उस तारीख में जो है वो यही सियासी जमातें हैं, यही सियासी लोग हैं। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली सरकार के नाम से जो है वो बड़ा मुखातब किया जाता है, हर जगह पे आप देखते हैं कि तब्दीली आ गई, मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, तो उसमें जो है वो सिर्फ एक सियासतदान तब्दील हुआ है और वो है इमरान खान जो वज़ीर आज़म है इस वक्त मुल्क के। बाकी उनके साथ जितने भी सियासी लोग हैं वो तो वही वाले लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं ना कहीं पे इन्हीं सियासी जमातों के साथ जो है वो सियासत करते रहे हैं। तो हमारी जो सियासी रवायात हैं वो अभी तक तब्दील नहीं हुई, चाहे वो किसी एक सियासतदान के जो नया आया है, जो वज़ीर आज़म बन गया है, जिससे लोगों को तब्दीली की जो है तौक़ात भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कामरान, क्या खान साहब के पास इसके अलावा, ये तो हम शुरू से बात करते हैं जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है कि काबीना के इंतखाब में कहीं ना कहीं गलती हो गई। अगर काबीना का इंतखाब बेहतर तरीके से कर लिया जाता तो फिर शायद सिनेरियो मुख्तलिफ होता। क्या खान साहब के पास कोई और ऑप्शन था? नए लोगों को तो नहीं लाया जा सकता था? क्या नए लोग काबीना में आके बैठते तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते? देखें, चलना खान साहब को इन्हीं सियासतदानों के साथ पड़ेगा, इन्हीं लोगों के साथ पड़ेगा। यही काबीना के अरकान हैं, यही जो हैं वो खान साहब को लेके आगे भी जा सकते हैं और यही जो हैं वो खान साहब को अब तक यहाँ पे रखे हुए भी हैं। दोनों वजूहात जो हैं वो इन्हीं सियासतदानों की वजह से हैं। लेकिन आपने जो जीबी इलेक्शन की बात की और वहाँ पे जो कहा कि एक आइनी हैसियत देने के लिए ये तीनों जमातें जो हैं वो वहाँ पे आवाम से वादे भी कर रही हैं, नया मंशूर भी दे रही हैं, लेकिन असल में जो अवामी इश्यूज़ हैं उनको जो है वो पीछे रखा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि आइनी उसको किरदार देना और आइनी हैसियत देना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को, वो तो लामहला उनका हक है और उनको देना भी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन उन्हें मिलेगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले जो है वो जनूबी पंजाब जो है उसको सूबा बनाने का वादा भी किया था खान साहब ने, और वो वादा जो है वो अभी तक ऐवानों में जो है वो कभी करारदादों की सूरत में तो कभी जो है वो मीटिंग्स की सूरत में जो है वो अभी तक जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाया। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो आइनी हैसियत है उसका भी मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 साल में यही कुछ होगा कि वो करारदादों की हैसियत तक रहेगा। असल जो इशूज़ हैं वो आवाम के इशूज़ हैं, वो वहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा कि अगर महंगाई हो रही है तो मरीम नवाज़ उसके हवाले से कोई लाए अमल नहीं दे रही कि महंगाई को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे। माजी में जो नवाज़ शरीफ ने किरदार अदा किया उस पर जो है वो उनकी जो मोटरवे बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त। लेकिन आगे आप क्या करेंगे? अगर खान साहब ने जो है वो महंगाई 10% की सतह पे ला दी है, आप 4.8 की सतह पे छोड़ के गए थे, तो दोबारा से आप 4.8 की सतह पे किस तरह से लाएंगे? हमें वो तरीका बताया जाए ताकि आवाम जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। ये पिछले राना साहब जब प्रोग्राम में थे तो उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आवाम क्या चाहती हैं, तो मैंने उनको एक जवाब दिया था कि PDM का जो सबसे पहला जलसा था गुजरांवाला में, वहाँ पर हमारे मीडिया के बहुत से दोस्तों ने जाके लोगों से राय ली कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं।
नवाज शरीफ की मोहब्बत में आए हैं, बिलावल भुट्टो की मोहब्बत में आए हैं, या खान साहब के इतना खिलाफ हो चुके हुए हैं कि आप जो हैं वो इन जलसों में शिरकत कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों की राय जो थी वो ये थी कि महंगाई ने हमारा इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पे आएं, और अगर हम सड़कों पे नहीं आते और अगर हम इस तरह के जलसे जुलूसों में नहीं आते तो खान साहब जो हैं वो अगले 2-2.5 साल भी जो हैं वो हुकूमत में रहेंगे और ये महंगाई जो है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं रही। अब बहुत ज़्यादा सियासी शऊर जो है वो लोगों में भी आ चुका हुआ है। आम लोग जो, आप जिस तरह किसी आम आदमी के साथ जाके बात करें तो वो बातें जो हम स्टूडियो में बैठ के करते हैं या ऐवानों में बैठ के जो बातें होती हैं वो आम बंदा भी बात कर रहा होता है, उनको भी अब पता चल चुका हुआ है। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, इसमें कोई चीज़ जो वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो लोगों के अंदर जो सियासी शऊरी आई है, सियासी बेदारी आई है, वो जो है वो सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। और लोग जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा करीब से देख रहे हैं कि आखिर ये हमें देना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरसा दराज से जो है वो सिंध में हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 30 साल हुकूमत कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में जो वादे किए, जो कुछ किया, और खान साहब ने तो तवक्कुआत जो हैं वो इन दोनों सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश की। 90 रोज़ में जो है वो पूरे मुल्क का निज़ाम तब्दील करने का वादा किया, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, महंगाई को कंट्रोल करने का वादा किया, करप्शन ख़त्म करने का वादा किया। अरबों रुपए जो है वो जो इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी ने करप्शन की बकौल खान साहब के, उसको वापस लाने का वादा किया। नैब को एक आज़ाद अदारा बनाने का वादा किया। अदारों में जो है वो खुद मुख्तारी का सिस्टम लाने का वादा किया। पार्लियामेंट को जो है वो सबसे जो बड़ा अदारा है उसको तस्लीम करने के लिए, पार्लियामेंट का किरदार जो है वो उसको आगे लाने के लिए बड़े वादे किए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोग बड़ी जो है वो बारीक बीनी से देख रहे हैं और उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। और जायज़ा लेने के बाद लामहला जो है उनका ये रिएक्शन भी आ रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसों में भी शिरकत कर रहे हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि नज़रियाती जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ, वो इनके जलसों में ज़रूर शरीक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये फैक्टर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 800 दिन जो कल मुकम्मल हुए हैं, कल 800 दिन मुकम्मल हुए हैं, और 800 दिन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही है उसका भी लामहला जो है वो बड़ा अहम किरदार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सियासत में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये जो सियासत जिसका आपने इंट्रो दिया और उसके बाद आपने कहा कि ख़वातीन के लिए, और स्पेशली मुझे उम्मीद नहीं थी, फिरदौस हाशी कावान जो है वो यहाँ वफाक में रही हैं, PID में हमारी रोज़ मुलाकातें हुआ करती थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, तो उनका बड़ा एक सियासी सोच और जमहूरी सोच थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बड़ी मंझी हुई सियासतदान थी, जब से ये तब्दीली सरकार में आई हैं तो इन्होंने भी वो वाली ज़बान बोलना शुरू कर दी है जो अली अमीन गंडापुर से आप जिसकी आपको भी तवक्को थी और मुझे भी तवक्को थी, लामहला और लोगों को भी तवक्को थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सवाए शरी मज़ारी के, शरी मज़ारी ने जो है वो कल सोशल मीडिया पे इस ज़बान को जो है वो कंडेम किया, लेकिन उसके अलावा किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली या वज़ीर ने जो है वो इसको कंडेम नहीं किया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बान इस तरह की इस्तेमाल। सियासत में जो है वो बड़े जोड़ तोड़ होते हैं, बड़ा कुछ होता है सियासत में, इस तरह की बातें भी होती हैं जिसमें जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ा कुछ कहा जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो हमारा एक मुआशरा है, हमारा एक कल्चर है, उसमें जो है वो ये चीज़ें नहीं होती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक कल्चर लेके आए हैं जिसमें सियासत में जो है वो सियासत को गाली समझा जाने लगा है। किसी भी तकरीर में जो है वो हम जो मीडिया में लोग काम करते हैं, हम बैठ के सुन रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि अगला जो लफ्ज़ आने वाला है या अगली जो तकरीर का सेंटेंस है वो शायद कुछ इस तरह का हो कि हम दिखा ना पाएँ। तो ये जो कल्चर लेके आए हैं इसमें बड़ा अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और मुझे ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-2.5 साल में बहुत कुछ सीख लिया होगा। और ये जो सियासी जमातें जिनको करप्ट, चोर और पता नहीं क्या कुछ जो है वो हमें गिनवाया गया, बताया गया, हमने तस्लीम भी किया, लोगों ने ज़ाहिर सी बात है तस्लीम किया। तो 2018 के इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये चीज़ें तब्दील नहीं हुई। वही वाली सियासत, वही वाली रिवायती जो है वो गालम गलूच, वही वाली उसी तरह से जलसों में जाके जो है वो लोगों को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये वाली सियासत जो है वो शायद ख़त्म हो जानी थी। 2020 इख्तिताम पजीर होने वाला है, 2 साल जो है वो 2.5 साल तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो बाकी रह गए हैं। तो अब ये एक रियासत छोटी सी जो है जिसको आइनी सूबा, आइनी हैसियत देने के वादे किए जा रहे हैं, उसमें जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं और उस इलेक्शन में ये सूरत हाल है। तो अगर 2-2.5 साल के बाद या 1 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान में कौमी सतह के जो है वो इलेक्शन होते हैं तो उसमें किस तरह की सियासत होगी इसका अंदाज़ा जो है वो आप अभी से लगा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अवाम के अंदर एक तो खान साहब की मकबूलियत कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जलसे जुलूसों में जो अवाम शरीक होते हैं उनका
पहला नैरेटिव ये होता है कि जी हम महंगाई से तंग आ चुके हैं, उसके बाद ये बात आती है कि जी नवाज शरीफ से मोहब्बत है या बिलावल भुट्टो जरदारी से है या जिस पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है वो उस हिसाब से बाहर आते हैं। ग्राउंड रियलिटीज का आइडिया नहीं था पीटीआई को, 2-2.5 साल बहुत होते हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज को समझ के उसके बाद डिलीवरेंस की तरफ आ जाएं। अभी तक डिलीवरेंस की तरफ आ नहीं पा रहे, तो क्या सिर्फ एहतसाब की तरफ और सिर्फ ऑपोजिशन को नीचा दिखाने की तरफ सारी तवज्जो है, टेंडेंसीज उस तरफ हैं, तरजीहात उस तरफ हैं, या वाकईतन सिचुएशन वर्स्ट है? देखें, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में जो स्टांस लिया इन दोनों जमातों के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, वो था एहतसाब का बयानिया, और उस बयानिए को जो है वो अवाम में मकबूलियत भी मिली और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती भी सही। लेकिन 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं इमरान खान, उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ, और ये लग रहा था कि इस स्टांस को लेते हुए ये एहतसाब का ऐसा अमल शुरू होगा जिसमें शफाफियत होगी, और वो एहतसाब का अमल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे आवाम को डिलीवर करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, सियासतदानों के खिलाफ एक एहतसाब का नारा जो है वो अभी तक उसको बुलंद किए हुए हैं, उसी चीज़ को लेकर जो है वो चल रहे हैं। और वो जब भी हुकूमत, आप अपोजिशन में होते हैं, आप सड़कों पे होते हैं, आप आवाम में होते हैं, तो आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं, और इसका अंदाज़ा अब खान साहब को हो भी गया होगा। जो वादे उन्होंने 90 रोज़ में किए, फिर 90 दिन के लिए जो है वो ये कर दूंगा और उसके बाद 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, तो फिर वो जब अंदर गए वज़ीर आज़म हाउस में बैठे, तो उसके बाद उनको पता भी चला कि वाकई में ये तो बड़ा कुछ जो है वो वैसा नहीं होता जैसा जो है वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में आवाम के सामने खड़े होकर आप किसी जलसे में कह रहे होते हैं। उसी के साथ साथ फिर जो है वो 2018 के बाद जब हुकूमत आई, तो हुकूमत की जिम्मेदारियां जो हैं वो यकसर तब्दील हो जाती हैं। वो हुकूमत जो है वो आवाम को डिलीवर करने के बारे में, मुल्क की कर्जों के बारे में, मुल्क की इकानमी के बारे में, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके किस तरह के होने हैं, खारजा पॉलिसी आपने क्या बनानी है, इन चीज़ों की तरफ जो है वो अपने तमाम तर जो है वो रुजू कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने वही वाला बयानिया जो है वो अभी भी, अब 2020 अगस्त 2018 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो हुकूमत संभाली थी, और अब नवंबर 2020 जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। तो अभी तक आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सियासी जलसे होते हैं, अपना वज़ीर आज़म की तकारीर होती हैं, उनमें जो है वो ये कहीं पे भी नहीं आपको देखने में मिलेगा कि अब जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, हमारा मंशूर ये है, हमने 90 रोज़ में ये डिलीवर कर दिया, हमारी इकोनॉमिक टीम ने जो है वो मुल्क को इस सतह पे लेके आ गई, या हमने इदारों के लिए ये कर दिया। बस वही तकरीरें हैं, वही सारा कुछ है। नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी जो है वो करप्ट है, इन 2 सियासी ख़ानदानों ने जो मुल्क में पूरे के पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया है। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं। अब तो खान साहब डिलीवरी चाहिए, आम आदमी को जो है वो रिलीफ चाहिए। वो करप्ट सियासतदान, वो करप्ट सियासी जमातें, उनके अदवार में स्टैटिस्टिक जो हैं वो अदाद शुमार जो हैं उनको देखा जाए तो वो बड़े मुख्तलिफ थे और अब यकसर तब्दील हो चुके हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसको जो है वो लामहला खान साहब को बड़ा संजीदगी से लेना होगा। ऑलराइट कामरान, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मैं काशिफ रजा हूं, कामरान चौधरी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे थे। कामरान, इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा दबाव क्या है? पहले हमने जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू की उससे तो यही आइडिया हो रहा है कि जी जो आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है वो सबसे ज्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आगे 3-4 महीने जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, ऊपर से शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जिस तरह से ये ड्यूरेशन होगा जिसके दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगी, अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होगा, तो मजमूई तौर पर कि हुकूमत वाकई खतरे में है या हुकूमत सिर्फ दबाव में है? देखें, एक बात तो तयशुदा है कि हुकूमत जो है वो ख़तरे से तभी बाहर हो सकती है जब हुकूमत जो है वो आवाम को डिलीवर करे। जब वो आवाम को इत्मीनान दिला लेंगे कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो जितना भी दबाव सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें जो हैं वो डालेंगी, वो दबाव नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी हुकूमत होती है, ABCD, वो जो है वो आवाम को डिलीवर कर रही होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जो कारकर्दगी है वो
बिल्कुल भी जो है वो नहीं है, सिफर है। उस कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो दबाव लामहला अपोजिशन जमातों का भी है और आवाम का दबाव भी है। तो आवाम का दबाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसी भी हुक्मरान जमात के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है। यही अपोजिशन जमातें जो हैं वो हमेशा से अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं। अपोजिशन जमातें इसी तरह से सड़कों पे भी आती हैं, इसी तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर भी किया करती हैं। तो जो अवाम के लिए इश्यूज़ होते हैं वो अगर इश्यूज़ ना हों, हुकूमत की जानब से ऐसा किरदार अदा किया जाए तो यही अपोजिशन जमातें जो होती हैं ये 5 साल इसी तरह से तकारीर करती हैं और उसके बाद इलेक्शन आ जाते हैं और फिर जो है वो अगले इलेक्शन पे अपनी अपनी जो है वो पंजाजमाई करती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी और पिछली हुकूमत के साथ भी, पिछली हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, नून लीग की जब हुकूमत थी, तो अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो नून लीग जो है वो ये वाली सियासत कर रही है। लेकिन तब के हालात और अब के हालात में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा फ़र्क है। तब जो है वो महंगाई का पारा जो है वो 10.5, 6, 9.6, 7 या 10 की सतह पे जो था वो नहीं था। तब जो है वो इकानमी की सूरत हाल ये वाली नहीं थी जो अब चल रही है। तब जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल जो है वो इस तरह की नहीं थी कि तमाम सियासी जमातों का जो है वो इत्तेहाद था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बाकी सियासी जमातों ने जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ एक जो है वो गठजोड़ किया और एक बयानिया लेके जो है वो बाहर निकले। अब जो है वो सूरत हाल यकसर इस तरह से तब्दील है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डिलीवर कुछ नहीं किया। महंगाई का पारा जो 2018 में जो है वो 4.8% की सतह पे था, अब जो है वो 10% की सतह पे है। टमाटर जो 2018 में 30 रुपए किलो थे वो अब जो है वो 180 रुपए किलो हैं। चीनी जो 2018 में 55 रुपए किलो थी वो अब जो है वो 110 रुपए किलो है। इसी तरह से ऑयल और घी की कीमतें जो हैं वो 2018 में जो है वो 130 से 160 रुपए फ़ी किलो की सतह पे थी, अब जो है वो 260 से 290 रुपए फ़ी किलो की सतह पे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम आदमी की चीज़ें हैं। ये आम आदमी जब इन चीज़ों से मुतासर होता है तो वो लामहला किसी भी बयानी में आ जाएगा। मैं खड़ा होकर बात करूँगा, आप खड़े होकर बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो उसको बड़े गौर से सुनेगा और संजीदा लेगा कि ये बात तो ठीक कर रहा है, कहीं ना कहीं पर जो है वो हमारे हक़ में कर रहा है। तो जब हुकूमत किरदार अदा करेगी, अब आप देखें ये चीनी की कीमतों के हवाले से इस हुकूमत ने चीनी और स्पेशली गंदम की कीमतों के हवाले से, आटे की कीमतें और चीनी की कीमतें, दोनों कीमतें जो हैं ये 2 से 3 माह के दौरान जो है वो इस सतह पे चली गई कि हुकूमत से जो है वो संभालना मुश्किल हो गया। रोज़ाना पे बुनियाद पे जो है वो इजलास होते रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी वज़ीर खुराक जो हैं फ़ख्र इमाम, उनके साथ आला सतह की मीटिंग हुई। उससे पहले जो है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। मैं फाइनेंस की बीट करता हूँ तो जो हफ्तावार इजलास होता है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, उससे हटकर खुसूसी इजलास तलब किए जा रहे हैं। गंदम की दरामद के लिए जो है वो फैसले इकदाम उठाए जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो पहले अगर कर ली जाती तो अब ये सूरत हाल ना होती। तो जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने ये सियासी दबाव जो है वो उसको कम करना है तो आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आवाम को डिलीवर नहीं करते, चीनी की कीमत 110 रुपये है, अगर उसको कम अज़ कम आप 70 से 80 रुपये के दरमियान नहीं लेके आते तो लामहला जो एक अपोजिशन का बयानिया बना है PDM के नाम से जो है वो जिस तरह से बाहर आए हैं, तो वो इन चीज़ों को लेकर आवाम में जो वो जाएंगे और वो मकबूलियत भी उसमें हासिल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो सियासी दबाव भी होगा। तो इस सियासी दबाव को कम करने के लिए या डिलीवर करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ किरदार अदा करना होगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से मैंने पहले ये स्टैटिस्टिक आपको बताए, ये अभी भी पड़े हुए हैं वेबसाइट पे। स्टैटिस्टिक ब्यूरो जो है वो सरकारी अदारा है, उसकी वेबसाइट पे अभी भी पड़े हुए हैं। अगस्त 2018 में जाके आप देख लें, महंगाई जो थी वो 4.8% की सतह पे थी। अब 4.8% की सतह पे कहने का मतलब ये है कि अगर बाजार में जो है वो आलू की कीमत 15 रुपये फ़ी किलो थी, तो अब जो है वो 10% की सतह पे है, तो वही आलू जो है वो 75 रुपये फ़ी किलो की सतह पे हैं। तो ये जो एक डिफरेंस आया है, एक आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है इस महंगाई ने, उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो है वो PDM इसी बयानी को लेकर आगे भी चलेगी। लामहला अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एक अलग से बयानिया होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग से बयानिया होगा, इसी तरह से बाकी जो मजहबी जमातें हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ होगा। लेकिन ये जो इशूज़ हैं ये अवामी इशूज़ हैं, और जब ये इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल आप ग्राउंड से खत्म कर देंगे, एड्रेस करना शुरू कर देंगे, तो लामहला इनका जो बयानिया है वो वीक होना, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो अब जब आवाम का ये वाले जो इश्यूज हैं इनको भी साथ लेकर चल रहे हैं और अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा दबाव का सामना। इन तमाम तर इश्यूज को एड्रेस करने, क्योंकि हम हमेशा से बैठ के इश्यूज को हाईलाइट तो करते हैं,
थोड़ा सा सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत की पॉलिसीज बेहतर नहीं है? क्योंकि शुरू में तो हुकूमत ये कहती थी, खान साहब ये खुद कहते थे कि जी कुछ मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुश्किल फैसले हो गए, उसके बाद अब जो भी वुज़रा कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं जी अब तो हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। क्या दुरुस्त समत में वाकईतर हम जा रहे हैं? और अगर नहीं जा रहे तो फिर क्या पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है या अपनी प्रायोरिटीज चेंज करने की जरूरत है? कहते थे जी एक्सपीरियंस लोग आएंगे, हम टेक्नोक्रेट्स ले आएंगे, टेक्नोक्रेटिक जो है वो टीम आ गई, उसके बावजूद चीजें बेहतर नहीं हो सके। तो क्या पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए या जो पहले से पॉलिसीज चल रही हैं उनमें कहां पर लैक कर रही है हुकूमत? देखें, एक बात तो जो सबसे बड़ी खामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, ये वक्त पे फैसला नहीं कर पाते। कहते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब ये चीनी और आटे का बहरान जो मुल्क में पैदा हुआ, गंदम इनकी दोनों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं पे फैसलों की ताख़ीर जो थी वो सामने आई। और अगर फैसले हो जाते तो उन पर इंप्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन अब देखें ना, आपके गंदम आपने दरामद करनी है। अब ये कहा जा रहा है जब वो गंदम दरामद नहीं की, एक मुल्क में शॉर्टेज आया, उसका अच्छी खासी उसकी कीमतें बढ़ गई, किसान परेशान हुआ, आम आदमी परेशान हुआ, तो इस हुकूमत की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जी हमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जानब से अदाद शुमार गलत बताए गए। अब अदाद शुमार जो हैं वो अगर गलत बताए गए हैं तो अब तक आपने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उन लोगों के नाम सामने लेके आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कौन से बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो आपको गलत अदाद शुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं? और उसके बाद ये सूरत हाल हो जाती है कि आपके मुल्क में जो है वो गंदम का बहरान, ज़री मुल्क है आप, और आप गंदम दरामद कर रहे हैं। हर हफ्ते जो है वो आप इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उस बात की मंजूरी दे रही है कि 3 लाख टन रूस से मंगवा रहे हैं, 3 लाख टन फलां मुल्क से मंगवा रहे हैं। उससे पहले जब यही गंदम जो है वो अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती रही तो उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी हुकूमत होती उसने क्या किरदार अदा किया? तो ये बड़ी चीज़ें अहम होती हैं। फैसलों में ताख़ीर और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन उन पर जो है वो बड़ा अहम होता है। अभी जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो वापस आए हैं, उनका भी सियासत में बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन सियासत के साथ वो एक कारोबारी शख्सियत भी हैं। और कारोबारी शख्सियत इस तरह से हैं कि चीनी की कीमतें जब वो पाकिस्तान के जो ये इनका सरकारी इदारा है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए वो चीनी जो है वो अपनी शुगर मिलों से जो है वो फ्राहम कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे कम रेट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने की हैसियत से बाकी शुगर मिलों की निस्बत। क्योंकि मैं खुद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बीट करता हूँ तो वहाँ पे ये अदाद शुमार हमारे सामने आए। जहांगीर तरीन ने बिल्कुल सबसे कम नर्ख जो है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए दिए। अगर वो इस पे हुकूमत जो है वो चीनी खरीद लेती और उसके बाद जो है वो चीनी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को फ्राहम कर जाती तो पूरे मुल्क में जो वो यूटिलिटी स्टोर पे भी चीनी का बहरान पैदा ना होता। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वही जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका वो शुगर मिल्स इंक्वायरी केस जो एक बना, एक जो वो इंक्वायरी की गई तो उसमें जो है वो जहांगीर तरीन का नाम भी आया। उसके बाद इस हुकूमत ने उसको जो है वो इस तरह से टैकल किया कि वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इनके खिलाफ जो हैं वो एक मैदान में आ गए और उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होगी। ये स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में, इनका जो है वो इनकी मोनोपोली है, ये शुगर मिल्स हो गई, कारोबारी जो यूनियंस बनी हुई हैं इनकी, तो इन यूनियंस को, इन स्टेक होल्डर्स को तोड़ने की बात की थी खान साहब ने। तो जब ये टूटेंगी नहीं, जब तक ये जो है वो इसी तरह से कायम रहेंगी, या तो इनसे बेनिफिट लें, अपना किरदार भी हुकूमत अदा करे, अवाम को भी डिलीवर करे। अब बेनिफिट किस तरह से लिया जा सकता था? इसी तरह से लिया जा सकता था कि आप पूरी मार्केट का तकाबली जायजा लेते और उसके बाद देखते कि बाकी शुगर मिल्स जो हैं वो हमें किस रेट पे चीनी फ्राहम कर रही हैं, और जहांगीर तरीन खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनकी सियासी एफिलेशन भी है वो किस रेट पे जो है वो हमें चीनी फ्राहम कर रहे हैं। अगर वो मामला तब भी जो है वो देख के इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाता कि चीनी जो जहांगीर तरीन हमें फ्राहम कर रहे हैं वो जो है वो कम नरखों पे है और हम खरीद सकते हैं और इससे जो है वो आगे अवाम में डिलीवरी जो है बेहतर हो सकेगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत ही नहीं थी जिस पे जो है वो बाद में अमल दरामद ही नहीं कर सकते। अब अगर अमल दरामद की बारी आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस गया, उसके बाद उसकी इंक्वायरी हुई, इन तमाम शुगर मिल्स एसोसिएशन के नाम आए, तो वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं। और अब ऐवान के इक़्तिदारों में ये बातें हो रही हैं कि वही जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो आगे सियासी कैंपेन भी चलाएंगे और सेनेट के जो मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए भी किरदार अदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी सोच है या फैसलों को करने की जो जुर्रतमंदाना फैसले होते हैं उनको करने की जो उनमें जो कमियां हैं ना, वो बड़ा अहम किरदार। इसका खमियाजा ये कहकर किया जा सकता है, पल्ला छुड़ाया जा सकता है कि जी नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, शायद पहले से पता नहीं था चीज़ों का। देखें, पता होता है, क्यों नहीं पता होता। फवाद चौधरी जो हैं वो पिछले 20 साल से जो हैं वो सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा रहे, मुशर्रफ के साथ हुकूमत में रहे, काफ लीग के साथ हुकूमत में रहे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ। इसके बाद जितने भी नाम लेंगे आप, जो काबीना में बैठे हुए हैं, हमाद अजहर बड़े ही मंझे हुए सियासतदान हैं, असद उमर का बड़ा अहम किरदार है, बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं। तो ये लोग जो अदाद शुमार देते हैं या ये लोग जो हैं वो बताते हैं, अब
अगले रोज़ इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो वहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था। तो वो जोश खिताबत में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक वज़ीर साहब जो हैं वो जोश खिताबत में ये भी यहाँ तक कह के चले गए कि अब तो अवाम जो है वो इतना सूख का सांस ले रहे हैं कि वो खान साहब वो कहते हैं कि जनाब बस यही हुकूमत रहे अगले 10 साल तो हम लोग जो हैं वो खुश हैं। तो खान साहब जो हैं वो भी आगे से मुस्कुरा दिए। तो वो हम सहाफ़ी हज़रात जो बाहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े हुए थे उस इजलास को कवर करने के लिए, तो जब तक वो हमारे पास बात पहुंची तो हम भी हंसना शुरू हो गए। तो उसके बाद जो खान साहब का रिएक्शन था वो भी ये था कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें। तो जब इस तरह के लोग होंगे कि आप जो हैं वो जो असल सूरत हाल है वो बताने की बजाय आप इस तरह की सूरत हाल जाके बताएंगे कि बड़ा कुछ जो है वो अच्छा हो रहा है, बड़ा कुछ जो है वो बेहतर हो रहा है। अभी ये पिछले दिनों LNG का एक स्कैंडल जो है वो बड़ा अखबारात की जीनत बना। उसके बाद जो पता चला कि वो अदाद-ओ-शुमार जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो फराहम किए गए पावर डिवीज़न की जानब से, वो सारे के सारे अदाद-ओ-शुमार जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अदाद-ओ-शुमार थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो कुछ हुआ और उसके बाद अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार ने किया, अब तक LNG के जितने मुआहदे किए, गैस दरामद करने के जो मुआहदे किए, मुल्क में जो है वो गैस बहरान से निमटने के लिए जो इकदाम किए, वो सारे के सारे अदाद-ओ-शुमार जो वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो थे वही वाले फराहम किए गए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो पिछले हफ्ते एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो सारे के सारे अदाद-ओ-शुमार गिन के चले गए कि ये हमने जो है वो इकदाम उठाए। अब महंगी जो LNG है, महंगी गैस जो है वो दरामद करने जा रहे हैं सर्दियों के लिए, तो लामहला गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। सर्दियों में गैस का एक बहरान जो है वो आएगा क्योंकि गैस आपके पास नहीं है, शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको हल करने के लिए आपने पहले से कोई इकदाम नहीं उठाए। जो पावर डिवीजन है अदाद-ओ-शुमार वज़ीर-ए-आज़म को दिए, वज़ीर-ए-आज़म ने बैठ के टीवी चैनल पे जो है वो नेशनल सतह पे सबको बता दिए कि ये अदाद-ओ-शुमार हैं। अब उस पर बाद में रिसर्च की गई, तहकीकात की गई, तो पता ये चला कि वो वाले अदाद-ओ-शुमार बिल्कुल भी नहीं थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जिनके ऊपर काम किया है। अब तक उनके ऊपर काम ही नहीं किया गया। अगर काम किया गया होता तो सर्दियों में जो है वो गैस का एक बहरान जो है वो पैदा ना होने जा रहा होता, क्योंकि आपके जो वफाकी वज़ीर हैं जो तवानाई पावर डिवीजन को देखते हैं वो खुद जो है वो मीडिया में भी पब्लिकली भी कह रहे हैं, और सिंध में वो अगले दिन गए हुए थे हैदराबाद के दौरे पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बड़े खुल के कहा कि जी जो गैस का बहरान आने वाला है, इससे पहले ये गैस का बहरान नहीं आया था क्योंकि गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जब आप अदाद-ओ-शुमार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को कुछ और देंगे, बाहर आके कुछ और डिलीवर करेंगे और बताएंगे कुछ और, तो एक जो हुकूमत कहीं पर भी जो हुकूमत सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रही होती है वो इस्तेहकाम नहीं रहता, उसमें जो है वो फिर खलल आ जाता है। और ये चीज़ें जो है वो बड़ा का डायरेक्ट अवाम के साथ कांटेक्ट भी तो खत्म हो गया ना, डायरेक्टली भी कांटेक्ट में नहीं रहे खान साहब। पहले डायरेक्टली कांटेक्ट में कहीं ना कहीं रहते थे, अवाम के साथ उनका कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन रहता था, तो उन्हें आइडिया होता था कि अवाम किस अजियत से गुजर रहे हैं। अब वही चीज़ है जैसे नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता था जी उनके मुशीरान उनको ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खान साहब को उनकी अपनी टीम ही ख़राब कर रही है। देखें, बड़ा अहम किरदार है टीम का, और टीम जो है वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर यही टीम जो है वो बाकी सियासी जमातों के साथ भी रही है, बहुत से लोग हैं, और अगर ये खान साहब के साथ हैं, अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो इनका साथ भी ये इसी तरह से देंगे। ये आप 2-2.5 साल के बाद देखिएगा कि इलेक्शन के बाद ये होता क्या है। ये रऊफ क्लासा साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका तजिया अक्सर आप सुने तो वो यही बात कहते हैं कि ये 2 से 2.5 साल के बाद जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, नई तारीख अनाउंस होगी, तो इनमें से बहुत से काबीना के अरकान जो हैं वो आपको कई और सियासी जमातों के साथ खड़े हुए नारे लगाते नजर आएंगे। कोई नवाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहा होगा, तो कोई आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ें कर रहा होगा, और कोई जो है वो अपनी सियासी जमात लेकर चल रहा होगा। तो ये इन सियासी लोगों का जो है वो हमेशा से इसी तरह का किरदार रहा है। लेकिन जिस बंदे ने डिलीवर करना हो, जिसने एक सियासी तगोदो की हो, क्योंकि खान साहब ने हमें ये बताया कि 22 साल की तगोदो के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और 22 साल के बाद वो पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं जिस निज़ाम में जो है वो बड़ा कुछ तब्दील हो जाएगा, आम आदमी को मिलेगा। रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो रियासत मदीना जो है वो इस तरह से नहीं बना करती कि जो है आपके बहुत से जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो इस तरह से पिसे कि वो खुदकुशियों पे मजबूर हो जाए। रियासत मदीना में जो है वो हुकूमतें, वो वज़ीर-ए-आज़म, वो बादशाह जो थे वो रातों को जागा करते थे, आवाम के लिए गलियों में फिरा करते थे। तो यहाँ पे तो ये है कि जनाह कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब का इनेकाद कर लिया जाता है, वहाँ पे टाइगर फोर्स जो कि हमारी यूथ है, और वो यूथ भी वो वाली है। मैं खुद आपको एक काशिफ बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि ये टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं, इनकी मैंने जाके खुद 1 बाय 1 और मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस टाइगर फोर्स में भी वो वाले लोग शरीक हैं जो लोग मतलब जिनका मतवसत तबके से भी ऊपर वाला तबका, जो अच्छी एलीट क्लास कहलाती है, उनके ये बच्चे हैं जो टाइगर फोर्स में भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो उस एक मजदूर का बच्चा जो 20, 22, 30 साल की उम्र में जो है वो जिसको हम यूथ कहते हैं,
वो जो है वो टाइगर फोर्स में शामिल नहीं है। तो टाइगर फोर्स जो है वो भी उन लोगों के लिए है, वही लोग हैं जो अच्छे खासे जो है वो खाते पीते घरानों से हैं, जिनको जो है वो महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनको जो है वो बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में, ये अभी भी बैठे हुए हैं, आज मेरे ख्याल में कोई 18वां दिन है, रेडियो पाकिस्तान के बाहर जो है वो मुलाजमीन धरना दे के बैठे हुए हैं। वो 20-20, 25-25 साल से जो है वो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे हैं। और वो काम करने वाले कौन से हैं? जो एक ऑफिस बॉय है, जो एक किचन में काम करने वाला, चाय बनाने वाला आदमी है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो गेट कीपर है, आपने उनको पकड़ के निकाल दिया। और आपने निकाला किस बेस पे? इस बेस पे कि ये जो डीजी रेडियो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो लगा था, उसने जो लोग हायर किए थे इनकी लिस्ट बना के इनको फारिग कर दो। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो डीजी रेडियो था उसने जो तैनात किए थे उनको फारिग कर दो। बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। इसी तरह से पाकिस्तान टेलीविजन बड़ा सरकारी इदारा है, किसी भी स्टेट का जो है वो सबसे अहम किरदार उसमें होता है, और वो हुकूमत की जो सियासी सोच होती है उसको लेकर आगे चलता है, मुल्क के कल्चर को जो है वो जिंदा रखता है। लेकिन उसके साथ इन्होंने ये किया कि प्राइवेटाइजेशन की जानब से एक लेटर लिख दिया गया कि इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो निजकारी डिवीजन को फ्राहम की जाएं। उसके बाद जो है वो जून 2021 तक जो है वो इसकी भी निजकारी की जाएगी। उस पर जो है वो बड़ा मीडिया में एक हलचल मची। उसके बाद वजारत इत्तलात ने खत लिख दिया कि नहीं जी, पाकिस्तान टेलीविजन की निजकारी नहीं हो सकती। पहले उन खबरों की तरदीद की गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी हुकूमत के लिए जो है वो लामहला जब सियासी इमेज जो बनता है वो बड़ा ही उसका जो है वो उसके नेगेटिव असरात होते हैं, वो अच्छा नहीं बनता। तो हुकूमत को जो डिलीवरी के लिए हम अब रेडियो पाकिस्तान की मैंने बात की, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि 1200 मुलाजमीन जो पाकिस्तान टेलीविजन के उनकी लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। वो वाले मुलाजमीन हैं जो या तो बहुत पुराने हैं, जिनकी रिटायरमेंट की जो है वो 5 से 10 साल जो है वो बकाया हैं, या वो वाले लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 1-1 साल की या 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो वहाँ पे अपना रोजगार लेके बैठे हुए हैं, उनकी जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। तो हर तरफ जो है वो एक इस तरह की सियासी भूचाल पैदा कर देना कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये जो है वो आम आदमी को बड़ा मुतासर करती है। आखिरी सवाल, मेरे पास 2 मिनट है। अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होने की वजह से, गैर मुस्तहकम होने की वजह, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो कितने ज्यादा सख्त हो जाते हैं? देखें, बैरूनी चैलेंजेस क्यों नहीं सख्त होते? जब आपकी सबसे जो अहम किरदार होता है इंटरनेशनल सतह पे, वो होता है खारजा पॉलिसी का। खारजा पॉलिसी जो होती है वो किसी भी मुल्क की जो है वो बड़ी अहम उसमें वो किरदार अदा होता है। दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात जो होते हैं वो अगले दिन ये पाक अमेरिका के जो इलेक्शन थे, मेरे पास 1 मिनट है। अमेरिका के जो इलेक्शन थे उस पर मैं एक छोटी सी बात करूंगा। तो वो एक हमारे दोस्त थे, तो वो टीवी पे बैठ के तजिया कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि अमेरिका के इलेक्शन के जो पाकिस्तान पे असरात क्या होते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि जब चीन के इलेक्शन होते हैं तो हमारे टीवी चैनल्स पे जो है वो इस तरह से ट्रांसमिशंस नहीं होती कि पूरा दिन। ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच कामरान फॉर कमिंग इनटू द शो। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने